चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में जिसको बहुपद बोलते हैं। आज बहुपद के बारे में आपको बताएंगे बहुपद क्या होता है। यहाँ से आपको 5-6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आता है। अच्छा, कभी कभी इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कभी कभी छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दो क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से 2 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन ही आए, परिभाषा भी आ जाती है, डेफिनेशंस भी हैं, वो भी पूछ सकता है 1-2 नंबर में। तो इसलिए हमें पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से फोकस करना है। पूरे चैप्टर को हम अच्छी तरह से फोकस करेंगे, उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो भी हम याद करेंगे, साथ के साथ हम हमारे क्वेश्चन भी करेंगे। हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है कि हमारा फिर वीक रह जाए और वहाँ से अगर क्वेश्चन उठ जाए तो बाद में पछतावा हो कि मतलब ये टॉपिक हमारा रह गया था। तो हमें पूरी तरह से जीरो लेवल से हम बहुपद को उठाएंगे और बिल्कुल जितना आपके लिए है उतना हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी होना जरूरी है। बहुपद पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक अचर राशि क्या है, चर राशि क्या है, साथ के साथ चर राशि, अचर राशि और बीजी व्यंजक क्या है, और उसके बाद आता है हमारा बहुपद। तो बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं अचर राशि की। अचर राशि क्या होती है? बहुपद में अचर राशि क्या होती है? बहुपद में जो अचर राशि होती है उस वो क्या होती है, क्या कहते हैं, अचर राशि को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो अचर राशि है वो क्या चीज है, देखिए। अचर राशि को हम इंग्लिश में कांस्टेंट अमाउंट या कांस्टेंट संख्या भी कह लेते हैं। कांस्टेंट संख्या या कांस्टेंट अमाउंट कहते हैं। गणित में ऐसी राशि, देखिए ये अचर राशि की परिभाषा है, अगर परिभाषा पूछ लेता है तो परिभाषा भी याद कर लेना। गणित में एक ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो, गणित में एक ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, निश्चित हो और बदल ना सके। मतलब एक ऐसी राशि होती है जिसका हमेशा मान क्या रहता है, निश्चित रहता है, वो कभी बदलता नहीं उसका मान, उसे क्या कहते हैं, हम अचर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए कहाँ से उठाना है, हमें गणित से उठाना है। गणित में कोई ऐसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदले, हमेशा फिक्स रहे, जितना आज है उतना कल रहेगा, जिस समीकरण में आज है उस समीकरण में दूसरे में भी वही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं देख रहा हूँ दो, दो हमेशा दो ही रहता है, तीन, तीन हमेशा तीन ही रहता है, पाई, पाई हमेशा पाई रहता है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी एग्जाम्पल में ले लो या किसी भी समीकरण में ले लो, इनके मान कभी बदलते नहीं है ये। और जैसे संख्याएं, जितनी भी गणित में संख्याएं हैं वो सब क्या रहती हैं, अचर रहती हैं। तो ये हो गई हमारी अचर राशि की परिभाषा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं अचर राशि के, जैसे 4 है, 5 है, 8 है, 12 है, -3 है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इधर देखूं, -3/4 है, 5/3 है, ये सारी संख्या क्या है, हमारी अचर राशियां हैं। ये सारी संख्या क्या है, अचर राशियां। अचर राशि के बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है चर राशि। अब ये चर राशि क्या होती है? अचर राशि के बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट चर राशि। ये चर राशि क्या होती है? अचर राशि समझ में आ गया। गणित की सारी संख्या हमारी क्या है, अचर राशियां हैं। और चर राशि जिनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल अमाउंट बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल अमाउंट। गणित में वेरिएबल अमाउंट बोलते हैं इनको, इंग्लिश में। ये होती हैं चर राशियां। वैसी राशि जिनका मान, वैसी राशि जिनका मान, या ऐसी राशि जिनका मान, वैसी ना होके ये ऐसी हो जाएगा, है ना, ये मिस्टेक है बाय मिस्टेक। ऐसी राशि, ऐसी राशि जिनका मान, ऐसी राशि जिनका मान हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। आपने छोटी कक्षाओं में समीकरण पढ़े होंगे। जब हम कोई समीकरण सॉल्व करते हैं तो वहां हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। जब हम एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कभी हमारा एक समीकरण में तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ आती है, दूसरे समीकरण में हमारे एक्स वाई की वैल्यू कुछ आती है। तो जो एक्स वाई है ना, जो बदल रही है, देखो हर समीकरण में उसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो वही क्या है, हमारी चर राशि है। जबकि किसी भी समीकरण में अगर 2 लिखा हुआ है तो वो 2 फिक्स रहेगा, तो कभी नहीं बदलेगा, तो वो अचर राशि हो गई।
चर राशि क्या होती है हमारी, जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। चर का मतलब है चर, चरी जाती हैं जो, जिनको चर लेते हैं, चर लेते हैं। कौन चर लेते हैं जिनको, अचर, अचर क्या कर लेते हैं जिनको चर लेते हैं। यानी चर राशियों का खुद का कोई मान नहीं होता, ये किनका मान ग्रहण करती है, अचरों को ग्रहण कर लेती है। जरूरत के अनुसार अचरों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। भाई इनका खुद का कोई मान नहीं है, ये अचरों को ग्रहण कर लेंगी, तो वहां क्या होगा, वो चर राशि होगी। और चर राशि कौन कौन सी होती है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये होती है हमारी चर राशि। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है बीजी व्यंजक। तो इसके बाद पता होने चाहिए हमें बीजी व्यंजक क्या है। देखो अभी हम बहुपद पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने पहले पढ़ा अचर राशि, ऐसी संख्याएं, गणित में ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी बदलता नहीं है, यानी गणित की सारी संख्या हमारी अचर राशि होती हैं। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा है चर राशि वाला। चर राशि क्या होती है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या या ऐसा मान, ऐसी संख्या या ऐसा मान या ऐसी राशि जिनका मान हमेशा क्या है, बदलता रहता है। अब संख्या तो हो नहीं सकती है, ऐसी राशि जिनका मान हमेशा क्या होता है, बदलता है, वो क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। और चर राशि कौन कौन सी होती है, एक्स वाई जेड ए बी सी इत्यादि, ठीक है। और सारी संख्या हमारी अचर राशि होती है। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है हमारा बीजी व्यंजक का। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, बीजी व्यंजक जब किसी, बीजी व्यंजक क्या होता है, ये है हमारा बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, जब किसी, बीजी व्यंजक क्या है, जब जब किसी चर पर, कोई चर है हमारा, और उस चर पर क्या करेंगे हम, जब किसी चर पर जोड़ घटाव गुणा भाग, हमने कुछ चर ले लिए, किसी भी चर पर एक चर ले लिया। अब चर के बारे में तो पता ही है सबको, चर क्या होता है, चर के बारे में तो बताना है नहीं। जब किसी चर पर जोड़ घटाव गुणा भाग आदि संक्रियाएं की जाती हैं, चर और अचर दोनों पर की जाती हैं, वो चर और अचर, चर और अचर, चर ले लेंगे कुछ और कुछ अचर ले लेंगे, और उनके बीच में संक्रिया करा देंगे हम, किसकी, जोड़ घटाव गुणा भाग की। मतलब कुछ चर ले लिए हमने और कुछ अचर ले लिए, और उनके बीच में संक्रिया करा दी, जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह करा दिया, आदि संक्रिया की जाती हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें एक बीजी व्यंजक प्राप्त होता है। हमें एक क्या मिलता है, बीजी व्यंजक प्राप्त होता है। बीजी व्यंजकों का उपयोग किसी भी गणितीय संक्रिया के उत्तर की गणना करने के लिए किया जाता है, जिसमें चर शामिल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, चर शामिल होते हैं। बीजी व्यंजक तभी बनेगा जब उसमें चर होंगे और अचर होंगे, और उनमें संक्रिया कौन सी होगी, जोड़ घटाव और गुणा भाग की। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं बीजी व्यंजक के लिए। जैसे मान के चलो मैंने चर ले लिए एक्स, है ना, और वाई, तो इनको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखो चरों के बीच जोड़ घटाव गुणा भाग वाली संक्रिया हो सकती है, चरों के बीच मैंने जोड़ वाली संक्रिया ले ली, तो ये हमारा क्या बन गया, बीजी व्यंजक बन गया। इसके अलावा मैं ले लूँ जैसे 3x प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या बन गया हमारा, एक बीजी व्यंजक बन गया। मतलब कह रहा है वो चर ले लो कुछ और कुछ अचर ले लो, और उनके बीच में कोई भी संक्रिया करा दो, जोड़ घटाव गुणा भाग की। इधर देखो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया x/3 प्लस वाई, ये भी एक बीजी व्यंजक बन गया। इसके अलावा मैंने ले लिया मान के चलो x/वाई प्लस 4, ये भी एक बीजी व्यंजक बन गया। एक बन गया x गुणा वाई प्लस 3x, ये भी बीजी व्यंजक बन गया, जिसको एक्स वाई प्लस 3x, मतलब बहुत सारे बीजी व्यंजक हमारे बन जाएंगे। कुल मिला के हमारी चर और अचर के बीच में क्या करानी है, हमें संक्रिया करानी है, और वो संक्रिया हमारी जोड़ घटाव गुणा भाग तरह की होनी चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, बीजी व्यंजक बन जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ लिया है, एक तो अचर राशि किसे कहते हैं, एक चर राशि किसे कहते हैं, और एक बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बीजी व्यंजक के बाद हमारा पॉइंट आता है बहुपद। अब देखो बीजी व्यंजक हमारे सामने है, बीजी व्यंजक तक हम पढ़ चुके हैं। बीजी व्यंजक क्या है, एक चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। चर और अचरों का क्या कर दिया हमने, संयोजन कर दिया। और संक्रिया कौन सी संक्रिया के तहत किया है, जोड़ घटाव गुणा भाग, इन संक्रियाओं के तहत हमने चर और अचरों का क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया है। तो हमारे लिए एक बीजी व्यंजक मिल गया है। अब बहुपद क्या होता है, अब देखिए बहुपद की परिभाषा देखिए, बहुपद किसे कहते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है बहुपद। उससे पहले हमें चर अचर और बीजी व्यंजक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो बहुपद के जैसे शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार ये बहुपद के भी अंग हैं। जिस तरह से हम शरीर के किसी भी अंग को, एक अंग को अगर काट के फेंक दें तो हमारा शरीर क्या लगता है, एक तरह से भद्दा भद्दा टाइप का लगता है। उसी प्रकार यदि हमें बहुपद पढ़ना है तो उसके लिए हमें ये इसके पार्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो चर अचर और बीजी व्यंजक। अब आती है बात बहुपद की। बहुपद क्या होता है, बहुपद एक
ऐसा व्यंजक है, बहुपद एक ऐसा व्यंजक है, व्यंजक मतलब अभी हम पढ़ के आए बीजी व्यंजक, ये वही बीजी व्यंजक की बात कर रहा है, ये वही बीजी व्यंजक की बात कर रहा है। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें चर और स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब होता है अचर, स्थिरांक क्या है हमारा अचर। देखो बीजी व्यंजक में भी चर और अचर होते हैं और यहाँ भी बहुपद में भी चर और अचर हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें चर और अचर होते हैं और चर के घातांक, ध्यान दो, और चर के घातांक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये है मेन चीज। अभी मैं चर के जो घातांक देख रहा था वो मैंने बटे में भी कर दिया, लेकिन यहाँ बटे में नहीं करना है। यहाँ जो चर की घात है वो प्रत्येक बीजी व्यंजक में, एक बीजी व्यंजक लेंगे उसमें हमें जो चर दिखेगा उसकी घात धनात्मक पूर्णांक दिखनी चाहिए, तो वो बहुपद होगा, अन्यथा की स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे अभी ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ मैं सबसे पहले किसको देख रहा हूँ, चर राशि देख रहा हूँ। एक चर राशि x है, इसकी घात है 2, और 2 हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और वो भी कौन सा, धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा y, ये हमारा चर है, क्योंकि चर चाहिए हमें, सारे चरों को देखेंगे, घात 2 है तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा x, इसकी घात 1 है, धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा y, इसकी घात 1 है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये बीजी व्यंजक तो है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है प्लस और गुणा का, है ना, एक्स वाई के बीच में, और 2 भी है, चर अचरों का संयोजन है पूरी तरह से। बीजी व्यंजक तो यह है, और बीजी व्यंजक के साथ इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक विशेष नाम दे दिया, बहुपद। क्यों दे दिया, क्योंकि इसमें चरों के जो घातांक हैं, चरों की जो घातें लगी हुई हैं वो क्या है, हमारी धनात्मक पूर्णांक है। अगर कहीं बीजी व्यंजक है और उसके चरों की घातें क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो उसको एक स्पेशल नाम दे देंगे हम, बहुपद। ठीक है। अब मान के चलो ये तो अभी बहुपद है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई बटे जेड प्लस 3, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, प्लस बाई भी ठीक है, लेकिन ये जेड है बटे में। अब मैं इसको जेड को ऊपर ले रहा हूँ, ये लो, जेड की घात आ गई -1 और प्लस क्या आ गया 3। तो यहाँ देखो एक्स की घात तो 2 है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं। बाई की घात 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जेड की घात क्या है, -1, और ये नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? ऋणात्मक पूर्णांक। और हमारी परिभाषा कहती है कि ऐसा बीजी व्यंजक, ये क्या है, हमारी ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक है ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। लेकिन यहाँ क्या आ गई, ऋणात्मक पूर्णांक। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये नहीं है हमारा बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुपद की घात। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा बहुपद की घात। इसको नोट करते जाना है साथ के साथ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। डेफिनेशन भी याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पिछली बार भी कई जैसे राजस्थान बोर्ड में, पिछली बार एक राजस्थान बोर्ड में भी डेफिनेशन पूछी गई थी, त्रिभुज से रिलेटेड एक डेफिनेशन पूछी गई थी। यहाँ भी डेफिनेशन पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, 1-2 नंबर में डेफिनेशन डाल देता है। और अक्सर बच्चे डेफिनेशन परिभाषाएं याद नहीं करते, है ना, तो अक्सर बच्चे परिभाषाएं याद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसको छोड़ के आते हैं। और इसमें है कुछ नहीं, इजी है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ हो, परिभाषाएं ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात हमारा न्यू टॉपिक है। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है? अभी हमने जो पढ़ा वो बीजी व्यंजक से क्या पढ़ा, बहुपद पढ़ा। बहुपद हमारे सामने आ गया कि हमें कोई बीजी व्यंजक दिया है और उस बीजी व्यंजक में हमें चरों को फोकस करना है, और जो चर हैं उनकी सबकी घात देखनी है। अगर वो धनात्मक पूर्णांक घात है तो वो बहुपद है, अन्यथा की स्थिति में वो बहुपद नहीं है। सबसे पहले बहुपद की घात देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या वो बहुपद है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो बहुपद है या नहीं। अगर वो बहुपद है तो फिर हम बहुपद की घात ज्ञात करेंगे। अगर वो बहुपद ही नहीं है तो बहुपद की घात ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखते हैं हम बहुपद की घात। बहुपद समीकरण में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बहुपद होना चाहिए। बहुपद समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात, कोई बहुपद समीकरण दे रखा होगा, उसमें चर दे रखे होंगे,
उसमें क्या दे रखे होंगे, चर दे रखे होंगे। और चर की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान के चलो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को मैं इधर लिख लेता हूं। जैसे ये दे रखा है 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3। अब इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो ये देखना है ये बहुपद है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले फोकस करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम चर को। इसमें जो चर है वो है x, और x की जो घात है वो पहले पद में x की घात क्या आ रही है हमारी 3। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा 5x² ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तीसरा -7x ये भी धनात्मक पूर्णांक है। और एक 3 ये भी क्या है, x की पावर यहाँ 0 होती है, जो हमने लिखी नहीं है, x की पावर 0 मान लेते हैं यहाँ, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये चर की घात क्या है हमारी, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब चर की घात हमारी धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इसकी बहुपद की घात देखनी है, यानी चर की घात हमें कितनी कितनी मिली, एक तो 3 मिली, एक 2 मिली और एक 1 मिली। ये 3 घात हमें मिल गई चर की। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। ये कह रहा है बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर की घातें जितनी भी हैं सारी नोटिस करी हमने। सारी नोटिस करने के बाद सब पता चला कि हमें सबसे बड़ी घात तो ये वाली है हमारी 3। और जो सबसे बड़ी घात है ना उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ x की जो उच्चतम घात है ना वही तो बहुपद की घात है, वही तो 3 है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा 7x² माइनस 3x प्लस 12। सबसे पहले इसमें चर को पकड़ेंगे, चर को पकड़ लिया हमने। ये चर है हमारा x, इसकी घात 2, और ये चर है हमारा x, इसकी घात 1। ये 2 घात हो गई और ये 1 का घात हो गई। इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, तो बहुपद की घात क्या हो गई, 2। नेक्स्ट है हमारा 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। अब यहाँ देखें हम, इसमें चर क्या है हमारा, t है चर, t है चर, और t की घात यहाँ क्या है, 1 है। इधर तो t है ही नहीं जो t की घात देखें, तो t की घात यहाँ क्या है, 1 है। और 1 से ज्यादा घात हमें मिल ही नहीं रही। जब 1 से ज्यादा घात नहीं मिल रही तो एक इसमें एक घात में बहुपद है। तो t की उच्चतम घात क्या हो गई, 1। तो ये क्या है, एक घात में बहुपद है, यानी बहुपदी घात क्या है यहाँ, 1 है। इस तरह से हम बहुपदों के प्रकार पे आते हैं। बहुपदों के प्रकार यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा बहुपदों के प्रकार में एक आता है रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक घात बहुपद, या तो उसको बोलते हैं, पहला हमारा बहुपद का प्रकार है रैखिक बहुपद या एक घातीय या एक घात बहुपद। एक घातीय बहुपद भी बोल देते हैं इसको, एक घातीय, एक घातीय बहुपद भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, एक घातीय बहुपद बोल देते हैं इसको, एक घातीय बहुपद, है ना। तो एक घातीय बहुपद क्या होता है, अभी हमने बहुपद देखा और बहुपद की घात देखी। तो ये कह रहा है रैखिक बहुपद क्या होता है, एक रैखिक बहुपद की घात, कोई एक बहुपद है वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, कोई बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा यदि उस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। उस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। कोई बहुपद, कोई बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, कोई बहुपद रैखिक, रैखिक बहुपद कहलाता है। कोई बहुपद है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, कब, रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाता है जब उस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। जब उस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। यानी एक घात का कोई बहुपद है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कह लेते हैं। यानी रैखिक बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, एक होती है। जैसे अभी इसमें मैं ये एक बहुपद है, इस बहुपद की मैं घात देखूं, है ना, तो ये x में बहुपद है, किस में बहुपद है, ये x में बहुपद है ना। तो इस बहुपद में देखो x की जो घात है वो क्या है, 1 है। अगर यहाँ a की भी देखें तो वो भी तो 1 ही है, लेकिन हालांकि ये एक एक चर के रूप में कार्य करेगा, ये बता देंगे हम कैसे करता है, बाद में बताएंगे।
है ना। तो यहाँ घात क्या है, 1 है। और भी एग्जाम्पल ले लूँ मैं, जैसे y प्लस 3। तो देखो इसमें चर क्या है, y, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये एक घात का बहुपद है, इसी को तो रैखिक बहुपद बोल रहे हैं हम। अब मैं इसको एक एग्जांपल ऐसे ले लूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या रैखिक बहुपद है, नहीं है, क्योंकि यह चर क्या है, एक्स है, और इसकी घात क्या है, 2 है। तो ये 2 घात का बहुपद हो गया। और हमें क्या चाहिए, एक घात का बहुपद चाहिए। एक घात के बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, लेकिन ये 2 घात का बहुपद है, इसको रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे, इसका मतलब रैखिक बहुपद नहीं है। फिर आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, वही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे जैसे द्विघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं, तो कोई बहुपद है, उस बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर किसी बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ये कोई बहुपद है और इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3। तो यहाँ देखो x एक चर है, और इस चर की जो घात मिल रही है हमें, वो 2 मिल रही है और 1 मिल रही है। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो ये 2 क्या है, बहुपद की घात है। और बहुपद की घात अगर 2 मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है। और भी है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x-6, है ना। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 7y 6y+7, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, है ना। हमें तो चर की घात देखनी है, चर की मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर चर की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो रैखिक, और चर की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो द्विघात बहुपद। इसके बाद आता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में बहुपद की घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये हमारा बहुपद है, ये रहा। और इसमें बहुपद की घात कितनी है, देखिए एक चर है एक्स, इसमें चर की घात हमें मिल रही है 3, और इधर मिल रही है 2, और इनमें मैक्सिमम घात क्या है हमारी, 3। तो यही हमारी क्या कहलाती है, बहुपद की घात। और बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या हो गई, 3। बहुपद की घात हो गई 3। ठीक है। और यही क्या कहलाती है, हमारी मैक्सिमम पावर। बहुपद की घात हो गई 3। ठीक है। ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के शून्यक। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद को हम पी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पी एक्स की फॉर्म में। जैसे देखो हमारा पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स। इस तरह से लिखते हैं हम किसी बहुपद को, है ना। इस तरह से हम किसी बहुपद को लिखते हैं। तो देखिए पी एक्स बराबर पॉलिनोमियल्स, बहुपद को कैसे लिखते हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल्स बराबर, जैसे 3x² प्लस 2x-5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल्स लिख दिया। पी एक्स बराबर, बहुपद को कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स और ऑफ एक्स। ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, वो एक्स में है ना। पॉलिनोमियल्स और एक्स, एक्स का मतलब है कि एक्स में बहुपद है, ये देखो एक्स में बहुपद है। ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स क्या है हमारा, 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x-5। बहुपद के शून्यक की बात करते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद के शून्यक का मतलब है एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यानी एक्स का मान हम क्या रखें कि ये क्या हो जाए, शून्य आ जाए। यह हमारे लिए कई कारणों से रोचक है। यह है कि हमें बहुपद के आलेख के एक्स खंड बताते हैं। मतलब यह है कि एक्स का वह मान जिस पे क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब यहाँ एक्स का मान क्या रखें कि इस सब की वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए। इस सब की वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो देखो अभी मैं x बराबर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो x बराबर 1 रखने पर देखो p कैसे रख रहा हूँ मैं, p x की जगह क्या रखना है मुझे, 1 रखना है, तो p1 हो गया ये। अब ये px की जगह क्या हो गया, p1 बराबर 3, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। देखो मैं कहाँ रख रहा हूँ मान,
इसी तरह से हमें x की वैल्यू रखनी है 1, और x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ हमें क्या मिलेगा, p1 बराबर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2, 2 गुणा 1 1 माइनस 5, ये देखिए 3 प्लस 2 माइनस 5, और ये हो गया 5 माइनस 5 बराबर क्या आ गया हमारा 0। यानी x बराबर 1 पर पॉलिनोमियल्स ऑफ x का मान क्या हो गया 0। इसका मतलब हमें पता चल गई कि x बराबर 1 ने इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर दिया, इस बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। इसका मतलब x बराबर 1 क्या है, इसका एक, x बराबर 1 क्या है, इसका एक शून्यक है। x बराबर क्या है, शून्यक। x बराबर 1 क्या है, इसका शून्यक है, शून्यक है। x बराबर 1 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, है ना। अब क्या है, दूसरी है, अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि यह आलेख क्या बताता है, x अक्ष पर अंतःखंड। अगर मान के चलो, ये तो हमने समीकरण से कर दिया, अगर मान के चलो कोई हमारा बहुपद है और उसका आलेख दिया हुआ है, तो हमें देखना है, देखो आलेख जब बनाते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। इधर देखो, आलेख जब बनाते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक तो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हॉरिजेंटल, और एक वर्टिकल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो होती हैं। तो देखिए कोई बहुपद होगा और वो मान के चलो ड्रॉ हो रहा हो, एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में अगर वो ड्रॉ हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, बहुपद के शून्यक देखने के लिए हमें ये देखना है कि वो जो हमारा कर्व है या वो बहुपद है, वो एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काटता है, एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है और कितने स्थान पे काट रहा है। एक्स अक्ष को जिस जगह पे काट रहा होगा वही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। कितने स्थान पर काट रहा है उसी हिसाब से हम उसका क्या बता देंगे, शून्यक के, इसके कितने शून्यक हैं। हाँ, और एक चीज बता दूं, अगर कोई बहुपद है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद की घात। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुपद जो है ना, तो उसकी हमें घात पता होना चाहिए। बहुपद की घात जितनी होगी ना, उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे अगर दो घात का बहुपद है तो बहुपद की घात दो हो गई, तो उसके कितने शून्यक मिलेंगे, हमें दो शून्यक मिलेंगे। अगर बहुपद की घात तीन है तो उसके कितने शून्यक मिलेंगे, हमें तीन शून्यक मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा तथ्य है कि जैसे बहुपद की घात अगर हमें पता है तो उसमें हम ये बता सकते हैं इसके कितने शून्यक हैं। अब वो चाहे दोनों शून्यक बराबर हों, चाहे दोनों शून्यक अलग अलग हों, है ना। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे अभी यहाँ पता चल रही है हमें कि जब हम किसी बहुपद को हमारे को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद एक्स अक्ष पर जितनी जगह काटता है वही उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। अगर वो एक स्थान पर काट रहा है तो उसका एक शून्यक होगा, अगर एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है तो उसके दो शून्यक होंगे। तो ये वही तो बताता है कि एक्स अक्ष पर अंतःखंड को बताता है, एक्स अक्ष पर कितने अंतःखंड काटता है, यानी कितनी बार काटता है, एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, एक्स को, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, ये वही चीज बताता है, एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है। अगर एक्स अक्ष को, ध्यान से सुनना और लिख लेना, एक्स अक्ष को कोई बहुपद, डेफिनेशन लिख लो, कोई बहुपद एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे, है ना। तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, अगर एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो उसका एक शून्यक होगा, और एक्स अक्ष को अगर दो बार काट रहा है तो उसका क्या होगा, दो शून्यक होंगे, और एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है तो उसके क्या होंगे, तीन शून्यक होंगे। इस तरह से हम शून्यकों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 2.1 की। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2.1। 2.1 चैप्टर के बारे में हम अभी बताएंगे। उससे पहले देखो चैप्टर 2.1 हमारे सामने है। चैप्टर 2.1 को, चैप्टर 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे सामने हैं। चैप्टर 2.1 के क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि बहुपद ड्रॉ हो रहा है या ग्राफ बना हुआ है बहुपद का, तो हमें केवल और केवल ये चेक करना है कि वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, एक्स अक्ष को किस पॉइंट पर काट रहा है, वो उसका शून्यक हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए बाई बराबर पी एक्स, उसने पी एक्स को ही क्या बोल दिया है, बाई के बराबर बोल दिया है, यानी पी एक्स, एक्स की जो वैल्यू रखेंगे तो हमें बाई की वैल्यू वहां प्राप्त होगी। का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पी एक्स के कितने शून्यक होंगे। तो अब यहाँ हमारे लिए ऐसे तो दिया नहीं है,
जो बहुपद दिया हो और हम बहुपद की घात देख लें कि बहुपद की एक घात है तो एक शून्यक, दो घात है तो दो शून्यक, तीन घात है तो तीन शून्यक। यहाँ तो केवल क्या दिया है, हमें ग्राफ दिया है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, ग्राफ को हमें नोटिस करना है कि क्या वो ग्राफ जो दिया है वो एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ दिया है वो क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइन है। अब ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये देख पा रहे हैं, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये तो एक्स अक्ष को कहीं टच भी नहीं कर रही। तो इसके शून्य कितने हो गए, सीधा सीधा दिख रहा है। जब ये एक्स अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रही तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे हमें, इसके शून्यक मिलेंगे हमें, कितने शून्यक मिलेंगे इसके, शून्य। कोई शून्यक हमें नहीं मिलेगा, कोई शून्यक हमें नहीं मिलेगा। तो इसका कोई शून्यक नहीं है, तो इसके कितने शून्य शून्यक हैं, कोई भी शून्यक नहीं है मतलब शून्य शून्यक। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमें तो एक्स अक्ष को नोटिस करना है। देखो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, इस तरह से जा रहा है, देखना एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, ये पकड़ लिया। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ओनली वन टाइम्स कट कर रहा है। इसका मतलब कितने शून्यक हुए, एक शून्यक, क्योंकि ये शून्यकों की संख्या पूछ रहा है केवल, कितने हुए, एक शून्यक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक्स अक्ष, इसको देखो ये जो ग्राफ है वो देखो एक बार ये काट गया, काट गया, इसको डॉट ऐड कर दिया हमने। दूसरा नेक्स्ट आगे बढ़े, ये वाई अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखिए फिर नीचे आते हैं जैसे, तो ये यहाँ काट गया एक्स अक्ष को, ये काट गया एक्स अक्ष को, फिर जैसे ही ऊपर चढ़े फिर ये काट गया एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष को तीन जगह काट रहा है। इसका मतलब कितने शून्यक हुए इसके, तीन। कितने शून्यक हुए इसके, तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा ग्राफ है और ये एक्स अक्ष को देखो, एक तो ये काट रहा, एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा, कोई दिक्कत, ये दो जगह कट कर रहा है। इसके कितने शून्यक हुए, दो। कितने शून्यक हुए इसके, दो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है चौथा, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये जो ग्राफ है देखो ये पकड़ लिया हमने, एक जगह एक्स अक्ष को यहाँ कट कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़े आगे, दो जगह कट कर रहा है, ये कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। नीचे गए, नीचे बाई को कट कर रहा है, बाई को हमें, बाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, एक्स को। कितनी जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं कितनी जगह कट कर रहा है, चार जगह कट कर रहा है। इसका मतलब कितने शून्यक हो गए इसके, चार। कितने शून्यक हो गए इसके, चार। नेक्स्ट है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ के सारे सारे चलते हैं, ये पकड़ लिया हमने एक पॉइंट, ये एक्स एक्स को काट रहा है। दूसरा फिर चले हम, जैसे ही यहाँ देखा हमने एक जगह ये काट रहा, दो, ये फिर ऊपर चला गया। ये बाई से हमें कोई मतलब नहीं है, बाई अक्ष पे काटे या ना काटे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, एक्स अक्ष पर ये काट रहा है, एक्स अक्ष पर तीन जगह काट रहा है। इसके कितने शून्यक हो गए, तीन। देखिए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। ये प्रश्नावली 2.1 के 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो गए। शायद इसमें लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू।